नमस्कार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ आर्यन उपाध्याय। जैसा कि आप लोगों ने सुना देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल हुआ है, जहां पे कई नए चेहरे ऐसे हैं जिनको जगह मिली है और कई ऐसे चेहरे हैं जिनका तबादला हुआ है। तो इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय विपुल माहेश्वरी। तो बहुत जल्दी वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो हमारे साथ विपुल माहेश्वरी जुड़ चुके हैं। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया में। शुक्रिया आर्यन। और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वैसे ये वो विषय है जो पूरी मीडिया उठा रही है, और सबसे बड़ा सवाल ही है आर्यन कि क्या जो मोदी कैबिनेट का जी विस्तार हुआ है वो विस्तार जी वाकई में आने वाले समय में वो पहचान बना पाएगा। क्योंकि आप देखिए आर्यन, पीएम मोदी ने जी जिन नेताओं को जिनको मंत्री बनाया है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो युवा चेहरे इस वक्त मंत्रिमंडल में शामिल है, जिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि उनके काम का इनाम दिया है। क्योंकि आप देखेंगे कि जी बहुत बिल्कुल। से ऐसे नेता हैं जिनको उम्मीद थी कि शायद उनको उनकी मेहनत के इनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, और कुछ ऐसा ही हुआ है। जी क्योंकि इस वक्त आप देखिए पीएम मोदी के बेड़े में ना सिर्फ नेता शामिल है, बल्कि डॉक्टर, कोई इंजीनियर, ऐसे पद पर रहने वाले लोग भी शामिल किए गए हैं जिनको शायद ये उम्मीद नहीं थी कि उनको एक मंत्री का वो पद मिलेगा। तो आर्य जी में मान के चल रहा हूँ कि मोदी कैबिनेट का जो विस्तार है इस वक्त इतिहास में एक बड़ा उदाहरण बन के आया है, जो कि एक अलग रूप में पहली बार देश के सामने ऐसा वक्त आया है जब हमने एक ऐसा मंत्रिमंडल का विस्तार देखा हो जिसमें युवाओं की फौज जी मौजूद हो, बिल्कुल। जिसमें ना सिर्फ वकील शामिल है, डॉक्टर्स शामिल है, कई तरह के ऐसे विशेषज्ञ भी शामिल किए गए हैं जो कि अलग अलग तरह की नॉलेज रखते आ रहे हैं, जो कि राजनीतिक अच्छा खासा तालमेल भी देखने को मिलता है। तो आर्यन, आपने एक बार बिल्कुल सटीक बात कही कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, इस पर सबसे बड़ा सवाल ये जी, है आर्यन कि इसकी जरूरत इस वक्त क्यों पड़ी। जी। क्यों पड़ी? जी जी विपुल। विपुल, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि इतने सारे मंत्रालय बांटे गए हैं मंत्रियों को, तो हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, वो कौन सा इस बार मंत्रालय क्या संभाल रहे हैं वो? देखिए आर्यन, ये सवाल बेहद बड़ा है। क्योंकि आप देखिए कि दिन भर जो चर्चाएं हो रही है वो तमाम मंत्रियों की हो रही है जी कि किस मंत्री को क्या पद मिला गया, किस नेता को क्या मिल पाया है। इन तमाम जी तरह के चर्चे चल रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो। ये तमाम ऐसे विभाग आ रहे हैं जिन पर सवाल जी इस कोरोना के दौर में लगातार उठ रहे थे। और बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आती तो ऐसा नहीं है कि उन पर भार नहीं है। पीएम मोदी पर भी जी कई मंत्रालयों का भार है जिनको उन्हें निभाना है। पहला भार तो यही है कि बिल्कुल। वो देश के प्रधानमंत्री है। दूसरे अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात कार्मिक है। लोक शिकायत विभाग प्रधानमंत्री के पास है। इसके साथ ही पेंशन मंत्रालय भी पीएम मोदी खुद संभालेंगे। साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा मंत्रालय भी पीएम मोदी के हाथ में है। तो ऐसे कई तमाम मंत्रालय है जिसकी भागदौड़ पीएम मोदी को खुद ही संभालना है। ना सिर्फ प्रधानमंत्री को पूरे मंत्रिमंडल का ध्यान रखना होगा, प्रधानमंत्री की जी भूमिका निभानी होगी, बल्कि ऐसे कई मंत्रालय हैं जिसका भार पीएम मोदी ने अपने कंधों पर रखा है, और जिसका एक ही उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री इन तमाम मंत्रालयों को उसी तरह से संभालेंगे जिस तरह की पहचान वो हमेशा रखते आए। जय आर्य। जी जी विपुल, मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि क्या जो पुराने जो मंत्री थे, उन्होंने उनके पास जो मंत्रालय थे जिनको वो संभाल लेते अपना कार्य पूरी दमखम के साथ उसमें वो लगे हुए थे, तो अब जो उनको एक नया मंत्रालय मिला है, कितनों से वो मंत्रालय लिया गया वापस और नए मंत्रालय दिए गए? जैसे कि अगर बात करें किरण रिजिजू की, तो पहले इनके पास खेल मंत्रालय था, लेकिन अब इनको एक कानून और न्याय मंत्रालय दिया गया है। तो इस बार ये जो मंत्रालय लोगों को दिए गए हैं नए चेहरों को, तो ये क्या किस हद तक अपना ये पूरा कार्यभार अपनी पूरी तरह दमखम के साथ, क्या ये नए मंत्रालय में जो मिले हैं इनको, क्या ये उसी दमखम के साथ जिस तरह से ये पहले कार्य करके आए थे, क्या उसी दमखम के साथ ये नए मंत्रालय में कार्य करेंगे विपुल?
आर्यन, मैं आपके प्रश्न को पूरी तरह से नहीं समझ पाया कि आपका क्या प्रश्न है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि जिन मंत्रालयों को, तमाम नेताओं को, जो मंत्रियों को मंत्रालय मिले हैं, क्या वो अपने उस मंत्रालय को जी संभाल पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी जिस आशा के साथ, जिस जी उम्मीद के साथ उनको मंत्रालय सौंपा है, उस मंत्रालय पर वो काबिज हो पाएंगे, सही साबित हो पाएंगे? ये आपका सवाल है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। तो आर्यन, सबसे बड़ी बात है जी कि आप देखिए, इस मंत्रालय में एक बेहद बड़ी और रोचक जो बात देखने को मिली वो है कि तमाम ऐसे दिग्गज चेहरे जिनको मंत्रिमंडल से छुट्टी दे दी गई, 12 ऐसे चेहरे हैं, चाहे रविशंकर हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, ऐसे जी तमाम कई बड़े वही वही चेहरे थे वही जिनको वही हर्षवर्धन जी। वही विपुल मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं, जैसे कि रविशंकर और प्रकाश जावड़ेकर जी, ऐसे कई तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको अपना रास्ता अपने हटा उनका, और एक उनकी जगह एक नए मंत्री वहां पे आए। तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ऐसे कौन कौन से नेताएं हैं जिनको अभी एक बड़े चेहरे, बड़े स्तर पर उनको मंत्रालय मिला है, विपुल। देखिए आर्यन, अगर पहले मंत्रालय की बात की जाए तो शिक्षा विभाग है। अगर मैं देखूं, धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है, जी मंत्रालय सौंपा गया है, तो बड़ी जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा के स्तर को कैसे लेकर जाते हैं, क्योंकि तमाम तरह की, अगर मैं बात करूं, निशंक इससे पहले मंत्रालय संभाल रहे थे, उनपे आरोप भी थे और लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही थी, शिक्षा मंत्रालय को लेकर सवाल उठ रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा मंत्रालय को परिवर्तित किया है, निशंक को हटाकर धर्मेंद्र प्रधान को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, और उनके सामने चुनौती होगी कि वो किस तरह से शिक्षा, नई शिक्षा नीति की अगर बात करें, आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी, किस तरह से अब तमाम तरह की शिक्षा प्रणाली चलेगी, ये तमाम तरह की चर्चाएं जो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो मैं मानता हूं कि शिक्षा विभाग पर प्रधानमंत्री ताल्लुक चुनाव से नजर आता है, क्योंकि आने वाले समय में यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव होने। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य मंत्रालय की, आप देखिए कोरोना का दौर चल रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय पर सवाल थे कि किस तरह से कोरोना के आंकड़े जी कंट्रोल किए बिल्कुल जाएंगे, किस तरह से बिल्कुल चरमराई, इस पर तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं, लगातार उठ रहे थे। डॉक्टर बिल्कुल हर्षवर्धन बिल्कुल उठ रहे निशाने हैं, पर बिल्कुल थे, उठ रहे विपक्ष के निशाने पर थे। विपक्ष लगातार पूछ रहा था कि कैसे सरकार ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करेगी, किस तरह से बेड पहुंचेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को पीएम मोदी ने चेंज किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा बतलाया, मंत्री सौंपी है कि अब स्वास्थ्य मंत्रालय की भूमिका। तो कहीं ना कहीं कहीं विपुल, कहीं ना कहीं पीएम मोदी के ऊपर एक जो सवालिया निशान लोगों की तरफ से उठाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे जा रहे हैं कोविड के दौर में, वहां रैली कर रहे हैं यहाँ, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को कहीं असर इन मंत्रियों के ऊपर देखने को मिला है क्या? आर्यन, मैं आपका सवाल ही समझ पाया, वापस रिपीट करिए एक बार। विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो मंत्रियों को कहीं इस वजह से तो नहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल करने को मिला कि जो पीएम मोदी का चेहरा जो खराब होता दिख रहा था, वो उस चेहरे को संभालने के लिए कहीं ये मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया हो। देखिए आर्यन, अगर बात करें मंत्रिमंडल की या फिर नेताओं को अलग जिम्मेदारी देने की, आपने सवाल उठाया जी कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार घूमते रहे हैं, तो क्या उसका असर मंत्रिमंडल पर पड़ेगा या मंत्रियों पर पड़ेगा? तो सबसे बड़ी बात है, देखिए बंगाल चुनाव आपने देखा होगा आर्यन, बंगाल का वो चुनाव था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी सबसे ज्यादा रैलियां की थी। तो और उस वक्त सवाल ये था कि क्या ममता बनर्जी इतनी बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है, कि वो चुनौती बन पा रही है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को इतनी रैलियां करनी पड़ी। बीजेपी के तमाम दिग्गज बंगाल के रण में मौजूद थे, लगातार रैलियां कर रहे थे, और ऐसे में जब ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है आर्यन, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार की आवश्यकता क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है, यूपी में अगले साल चुनाव है, पीएम मोदी का जी फोकस यूपी, इसके साथ ही उत्तराखंड और अन्य राज्यों में भी चुनाव होने, और इसी तमाम चुनावों को देखते हुए ही ये मंत्रिमंडल किया गया है, मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, और तमाम युवा चेहरों को इसलिए मौका दिया गया है क्योंकि
ये तमाम युवा चेहरे ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने स्तर पर एक अलग तरह की राजनीति की है, और उसी राजनीति का इनाम प्रधानमंत्री मोदी ने उनको एक पद देकर किया है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने हैं। अगर आप देखेंगे मंत्रिमंडल में, तो पीएम मोदी ने यूपी को ध्यान में किया है, यूपी पर फोकस, आने वाले अन्य राज्यों वहां भी चुनाव है, तो उन तमाम चुनावों के मद्देनजर ये मंत्रिमंडल का विस्तार इसीलिए किया गया है क्योंकि बीजेपी का फोकस चुनाव है, चुनाव जीतना है और उन चेहरों पर दाव आजमाना है जो अपने स्तर पर लगातार काम करते आए हैं। जी हाँ जी। तो विपुल, मैं एक बार अपने दर्शकों को ये बताना चाहता था कि कौन कौन से मंत्रियों को नए पद मिले हैं, तो क्या इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे क्या? किन किन मंत्रियों को देखिए कौन कौन आर्यन, सा अगर पद मिला? आपका सवाल बहुत जरूरी भी है कि किन मंत्रियों को क्या पद मिला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जी, अगर छोटे से उसमें समझा जाए तो आप देखिए 36 नए चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, और बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल ही बिल्कुल। 43 मंत्रियों ने अपनी शपथ ली है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात बीजेपी में शामिल हुए। सवाल थे कि सिंधिया को क्या मिला बीजेपी में आने के बाद, तो उन्हें एक बड़ा उड़यन विभाग जी, जो है वो उनको सौंप दिया गया है, नागरिक उड्डयन विभाग ज्योतिरादित्य बिल्कुल सिंधिया को मिला है। तो आप खुद सोचिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हुए तो कांग्रेस अब तक भी सवाल उठा रही थी कि आखिर उनको इनाम क्या मिल पाया, तो अब जब उन्हें मंत्री बनाया गया है तो ये सबसे बड़ी बात है कि अब सिंधिया को एक विभाग मिला है, मंत्री बने हैं, कैबिनेट में मंत्री का दर्जा मिला है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर मैं बात करूं पूरे मंत्रिमंडल की, तो इस वक्त आप देखेंगे चाहे अनुराग ठाकुर हो, उनका प्रमोशन किया गया है। अगर मैं बात करूं अन्य ऐसे नाम भी राजनीति में चल रहे थे, वरुण गांधी का नाम चल रहा था कि उनको मंत्री कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन नहीं मिल पाई। तो ऐसे बहुत सारे दिग्गज थे जिनको इंतजार था कि पीएम मोदी तो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। बाबुल सुप्रियो की मैं बात करूं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बल्कि वो अपने इस्तीफे से दुखी है कि उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। तो ऐसे तमाम तरह के ऐसे चेहरे रहे हैं जी, आर्यन, जो लगातार अपनी उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको एक मौका दिया जाएगा। कुछ ऐसे चेहरे भी थे जिनको इंतजार था कि उनको की मेहनत का इनाम कब मिलेगा। तो ये पूरा मंत्रिमंडल विस्तार बहुत ही सोच समझकर किया गया है। युवाओं की एक फौज तैयार की गई है, अगर इसको एक नाम दिया जाए, क्योंकि सबसे कम उम्र के जी, जो मंत्री है वो इसमें शामिल है, और 58, मैं जितना जानता हूँ कि 58 तक की जो आयु एज है वो रखी गई थी। तो इस तरह से पूरे बिल्कुल मंत्रिमंडल को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि फोकस चुनाव है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो फोकस युवा चेहरे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है, इसलिए पीएम मोदी ने उनको मौका भी दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल आपका। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में किस तरह विस्तार हुआ और कई ऐसे चेहरों को जगह दी गई और कई दिग्गज चेहरों को अपने मंत्रालय को छोड़ना पड़ा। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए।